नमस्कार। अमेरिकी संविधान व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में आज हम अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है और सीनेट द्वितीय सदन है। प्रतिनिधि सदन में कुल 435 सदस्य हैं और प्रति 10 वर्ष के उपरांत जो जनगणना होती है अमेरिकी संदर्भ में, तो उसमें ये निश्चित किया जाता है कि कितने सदस्यों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। राज्य द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण इसी जनगणना के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और ये वयस्क मतदान की जो आयु है अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की है। जैसे जॉर्जिया और केंट में 18 वर्ष की उम्र जो है वो वयस्कता की उम्र है। इसी प्रकार से अलास्का में 19 वर्ष है, हवाई में 20 वर्ष है और शेष राज्यों में 21 वर्ष मतदाता की वयस्कता की उम्र का निर्धारण किया गया है। चुनावों में जेरीमेंडरिंग नामक, प्रतिनिधि सदन के चुनाव में, आम चुनाव में जेरीमेंडरिंग नामक एक भ्रष्ट प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। जेरीमेंडरिंग प्रणाली है जिसमें सत्तारूढ़ दल अधिकतम राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार विभाजन करते हैं जो कि राजनीतिक रूप में उनके लिए लाभकारी रहता है। ये जो पद्धति है ये कहलाती है जेरीमेंडरिंग, निर्वाचन के क्षेत्रों का राजनीतिक लाभ की दृष्टि से किया गया विभाजन जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल जो है वो निश्चित है और 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। आर्थिक संबंधी, यात्रा भत्तों के संबंध में, चिकित्सा आदि के संबंध में अनेक प्रकार के विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां हैं। सदन के सदस्य के रूप में विशेष अधिकार उन्हें प्रदान किए जाते हैं। प्रतिनिधि सदन के जो अधिकारी हैं वो प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष होता है, सदन का नेता होता है, विपक्षी दल का नेता भी होता है और इस तरह से प्रतिनिधि सदन का गठन होता है। अधिवेशन वर्ष में एक बार सामान्य अधिवेशन इसका आयोजित किया जाता है और प्रतिनिधि सदन की जो कार्यवाही के संचालन के लिए जो गणपूर्ति है वो कुल सदस्यों का बहुमत निश्चित किया गया है। अब प्रतिनिधि सदन की अगर हम शक्तियां देखें तो इन शक्तियों में सबसे पहला है विधायी शक्तियां, विधायी या कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। इन शक्तियों में सीनेट के समान ही अधिकारी है प्रतिनिधि सदन और किसी भी विधेयक को पारित करने में सहमति की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि सदन की सहमति भी आवश्यक है और प्रतिनिधि सदन में किसी भी प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और यदि प्रतिनिधि सदन किसी विधेयक के संबंध में सहमत नहीं है तो सिर्फ सीनेट की इच्छा से ही वो विधेयक पारित नहीं हो सकता। दोनों सदनों की पृथक पृथक सहमति का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो संविधान संशोधन की शक्ति है प्रतिनिधि सदन की, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों सदनों को संविधान संशोधन संबंधी शक्ति का या अधिकार का प्रयोग करते हुए पृथक पृथक 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव पर सहमति देनी होती है, तभी संशोधन प्रस्ताव पारित होता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में भी प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों समान हैं। वित्तीय शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो जो वित्त विधेयक है, बजट हो या वित्त विधेयक है, इसका प्रस्तुतिकरण हमेशा पहले या प्राथमिक रूप में प्रतिनिधि सदन में ही किया जाता है और
पूर्ण और अंतिम शक्ति जो है वो प्रतिनिधि सदन को नहीं होती बल्कि सीनेट को होती है। प्रतिनिधि सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के पारित होने में, वित्त विधेयक में संशोधन में अधिकार महत्वपूर्ण सीनेट का होता है, प्रतिनिधि सदन का नहीं होता। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधि सदन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तब होती है जब किसी भी सदस्य को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो सर्वाधिक मत प्राप्त 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है, प्रतिनिधि सदन चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त युद्ध की घोषणा या समितियों के द्वारा प्रशासनिक विभागों की जांच करवाना, इन कार्यवाही में या इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रतिनिधि सदन जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है महाभियोग की कार्यवाही और महाभियोग की शक्ति का प्रयोग करने की भूमिका में। जो महाभियोग की कार्यवाही है इसका प्रारंभ प्रतिनिधि सदन में ही होता है। प्रतिनिधि सदन इस कार्यवाही को प्रारंभ करके फिर सीनेट में भेजती है और सीनेट जो है वो इसे फिर एक न्यायिक समिति के रूप में इसकी जांच, महाभियोग प्रस्ताव की जांच करती है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव करता है। प्रक्रिया के अपनी व्यवस्था और प्रक्रिया के नियम बनाता है। सदन में अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नियम और निर्देश जारी करता है। तो ये अपनी व्यवस्था से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर हम अमेरिका के संदर्भ में प्रतिनिधि सदन की शक्तियों का आधार और उसका प्रभाव देखें तो शक्ति की दृष्टि से अमेरिकी व्यवस्था में प्रतिनिधि सदन को दुर्बल माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति या प्रतिनिधि सदन के प्रति बिल्कुल नहीं है। तीनों अंग स्वतंत्र हैं और अपने कार्य के लिए किसी भी रूप में परस्पर एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध और कार्यकाल की अनिश्चितता वाला जो संसदीय गुण है वो भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन जो है वो संघीय व्यवस्था के भी कुछ ऐसे उपागम हैं, संघीय व्यवस्था के भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण प्रतिनिधि सदन कमज़ोर है। क्योंकि जो द्वितीय सदन है कांग्रेस का, सीनेट, उसे इकाइयों की में समानता का दर्जा प्रदान किया गया है और इकाइयाँ सीनेट का गठन करती हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर सीनेट के लिए भेजे जाते हैं। तो सीनेट की जो भूमिका है वो अधिक संघीय व्यवस्था में अधिक प्रभावी है। इसलिए प्रतिनिधि सदन की भूमिका, क्योंकि प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन आमतौर पर जनता का सदन होता है, लेकिन अमेरिका में प्रथम सदन भी जनता का सदन है और द्वितीय सदन भी जनता का सदन है। तो दोनों के चुनाव का आधार, गठन का आधार प्रत्यक्ष होने के कारण प्रतिनिधि सदन की कोई बहुत विशेष भूमिका या उसका विशेष प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन की दुर्बलता का एक और कारण यह है कि प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल है वो बहुत कम है। सिर्फ 2 वर्ष इसका कार्यकाल निश्चित किया गया है। तो 2 वर्ष की अल्प अवधि में कोई भी एजेंसी या कोई भी सरकारी इकाई व्यवहारिक रूप में उतनी कुशलता और क्षमता से कार्य नहीं कर पाती जितना कि एक संतोषजनक कार्यकाल में कर सकती है। तो कम कार्यकाल होना, अल्प कार्यकाल होना भी प्रतिनिधि सदन की दुर्बलता का एक कारण है। फिर प्रतिनिधि सदन का आकार जो है, इसकी सदस्य संख्या अधिक है, आकार बड़ा है और प्रशासनिक दृष्टि से बड़े आकार की इकाइयाँ व्यवहारिक रूप में उतनी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती जितना कि छोटे आकार की लघु इकाइयाँ
कर सकती हैं। इसकी जो कार्यविधि है, प्रतिनिधि सदन की जो कार्यविधि है वो इस प्रकार की है कि प्रतिनिधि सदन की जो समितियां हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा सक्रियता से कार्य करती हैं, इसलिए प्रतिनिधि सदन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी या बहुत ज़्यादा सक्रिय गतिशील नहीं है। सदस्य जो हैं प्रतिनिधि सदन के वो तुलनात्मक रूप में गुणात्मक हीनता से देखे जाते हैं। गुणात्मक हीनता का मतलब है कि जो कार्यकुशलता, विषय की जो नॉलेज या विषय का जो ज्ञान, एक पारंगत दृष्टिकोण जो कार्यपालिका का होता है, जो सीनेट के सदस्यों का होता है, उतना प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का नहीं है। तो इसलिए प्रतिनिधि सदन के सदस्य जो हैं उनमें अनुभव और योग्यता का जो कहना चाहिए मात्रा है वो कम होती है, जिसके कारण से उनका प्रभाव प्रशासनिक रूप में कम देखा जाता है। अमेरिका में कांग्रेस का द्वितीय सदन है सीनेट। सीनेट अमेरिका का बहुत प्रभावी और विशेष महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त एक प्रशासनिक विभाग या इकाई कही जा सकती है, कांग्रेस का द्वितीय सदन। इसकी सदस्य संख्या 100 है। अमेरिका में इकाइयों के द्वारा, राज्यों के द्वारा सीनेट के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अमेरिका में 50 इकाइयां हैं और हर इकाई सीनेट के लिए 2 सदस्यों का चुनाव करके उसे भेजती है। इस प्रकार सीनेट की सदस्य संख्या 100 सदस्य है। और इसकी जो योग्यताएं हैं सीनेट के सदस्यों के लिए, उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, जन्मजात अमेरिकी नागरिक होने चाहिए, वे उस राज्य के निवासी होने चाहिए जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होने चाहिए। सीनेट के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। इकाइयों के स्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है और इनका कार्यकाल, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक प्रकार से अर्धस्थायी सदन है, क्योंकि हर 2 वर्ष उपरांत 1/3 सदस्य जो हैं वो पदमुक्त होते हैं, और पदमुक्त होने वाले सदस्य जो हैं उनके पुनः निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। सीनेट के सदस्यों को भी प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के समान विशेष उन्मुक्तियां और अधिकार प्रदान किए जाते हैं सीनेट की सदस्यता के रूप में। सीनेट के अधिकारी जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अमेरिका का उपराष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। इसके अधिवेशन जो हैं इनमें फिलिबस्टरिंग नामक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिलिबस्टरिंग का मतलब होता है वाक स्वतंत्रता। सदन में विचार अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता अबाध रूप में सीनेट के सदस्यों को प्राप्त होती है, और इस आधार पर बहुत खुलकर लंबी बहस और संपूर्ण तथ्यात्मक कहना चाहिए अभिव्यक्ति जो है किसी विधेयक या किसी प्रश्न या किसी मुद्दे के बारे में सदन में हो सकती है फिलिबस्टरिंग के आधार पर। और इसकी जो सीनेट की जो गणपूर्ति है वो है कुल सदस्यों का बहुमत। सीनेट की शक्तियां और कार्य जो हैं इनका हम अगर मूल्यांकन करें तो सबसे पहला कार्य है सीनेट का विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत विधेयक के प्रस्तुतिकरण और विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में दोनों सदन समान हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। हालांकि वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन बाकी विधेयक जो हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतभेद की स्थिति में विधेयक पारित नहीं होता। अगर किसी विधेयक को प्रतिनिधि सदन ने पारित कर दिया और सीनेट उसको अगर उससे सहमत नहीं है, विरोध रखती है, तो विधेयक पारित नहीं हो सकता। अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार एक संयुक्त सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है, और ये समिति जो है वो इसमें प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों के बराबर सदस्य रखे जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में सीनेट ही अधिक प्रभावी होती है और उसी का जो रुख है वो अंतिम मान्यता रखता है। संविधान संशोधन की शक्ति अगर हम देखें तो दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान हैं।
जो इसका प्रस्तुतिकरण है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक का प्रस्तुतिकरण किसी भी सदन में हो सकता है और प्रत्येक सदन में पृथक पृथक 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर ही संशोधन विधेयक पारित होता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां अगर हम देखें तो वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण सीनेट में तो नहीं होता, प्रतिनिधि सदन में होता है, लेकिन वित्त विधेयक में संशोधन का अधिकार जो है वो सीनेट को होता है। वित्तीय प्रावधानों पर, बजट के प्रावधानों पर या वित्तीय प्रावधानों पर संशोधन का अधिकार सीनेट को प्राप्त है। और अगर दोनों सदनों में परस्पर सहमति नहीं बनती तो फिर जैसे सामान्य विधेयकों में होता है, संयुक्त सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है और उसके आधार पर जो विधेयक है उस पर विचार किया जाता है। और व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो पुनः वही बात रहती है कि सीनेट जो है उसका प्रभाव तुलनात्मक रूप में अधिक होता है, इसलिए उसकी मान्यता का महत्व रखा जाता है या उसकी जो बात है उसको स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियां हैं अमेरिकी सीनेट की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि या समझौते किए जाते हैं उनमें सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, सहमति आवश्यक है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों में जो जांच का अधिकार है वो सीनेट के पास है। सीनेट प्रशासनिक विभागों में जांच कर सकती है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीनेट भाग लेती है। जैसे अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सदन ये निर्णय करता है कि कौन राष्ट्रपति रहेगा। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के बारे में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सीनेट का होता है। सीनेट ये निश्चित करती है कि किसे उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधि सदन के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करना, विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सदन के साथ मिलकर जो प्रशासकीय कार्य हैं उन्हें संपन्न करना। लेकिन इनमें व्यवहारिक महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती। न्यायिक कार्यों के संदर्भ में हम देखें तो प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर न्यायिक समिति के रूप में, अभियोग न्यायालय के रूप में सीनेट कार्य करती है। तो ये एक सुपर जांच एजेंसी, एक सर्वोच्च जांच एजेंसी के रूप में न्यायपालिका की जांच एजेंसी के रूप में सीनेट जो है वो कार्य संपन्न करती है। महाभियोग प्रस्ताव पर अभियोग न्यायालय के रूप में सीनेट अपनी भूमिका सक्रिय करती है। अब अगर हम अमेरिकी संदर्भ में देखें तो अमेरिका की सीनेट जो है, द्वितीय सदन जो है वो बहुत शक्तिशाली है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि विश्व में जितने भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन हैं उनमें सीनेट जो है वो सर्वे सर्वा की पोजीशन पर है। सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति जो है वो अमेरिकी सीनेट की है। सीनेट की सशक्तता के कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अमेरिकी संविधान निर्माता स्वयं ये चाहते थे कि उद्देश्यपूर्ण आधार पर उन्होंने सीनेट को शक्तिशाली दर्जा और स्तर प्रदान किया है, क्योंकि संघीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के नज़रिए से और राज्यों या इकाइयों के प्रभाव और प्रभुत्व को समानता के स्तर पर कायम करने के लिए भी संविधान निर्माता एक शक्तिशाली द्वितीय सदन के रूप में सीनेट को स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, संवैधानिक विकास कुछ इस प्रकार का हुआ कि जिसमें सीनेट प्रतिनिधि सदन की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली बनती गई। फिर अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक और संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें कि सीनेट का गठन पूरी तरह से राज्यों के आधार पर होता है, लेकिन राज्यों में भी जनता के चुनाव के आधार पर सीनेट के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अध्यक्षात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसने सीनेट की शक्तियों को अधिक प्रभावशाली रूप में कायम किया है।
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण भी सीनेट जो है वो जनमत की शक्ति से प्रेरित और प्रभावित है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है वो अधिक निर्णायक है। फिर सीनेट की जो संख्या है, सदस्य संख्या, वो 100 है, यानी इसका आकार बहुत सीमित और छोटा आकार है। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा, एक छोटी या लघु इकाई जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसका जो कार्यकाल है सीनेट का, वो प्रतिनिधि सदन की तुलना में बहुत पर्याप्त है। जैसे 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है, और उसके उपरांत भी पूरा सदन एक साथ भंग नहीं होता, बल्कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। तो ये अर्धस्थायी सदन के रूप में अपना अधिक प्रभावशाली महत्व रखता है। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं, सीनेट के सदस्य, इनमें गुणात्मक श्रेष्ठता है। योग्य, अनुभवी और कुशल राजनेता जो हैं वो सीनेट के सदस्यों के रूप में चयनित होते हैं। इसलिए योग्यता और क्षमता का जो लाभ है वो भी सीनेट को प्राप्त होता है, और इसलिए सीनेट जो है वो अधिक शक्तिशाली है। अब यदि हम ब्रिटिश और अमेरिकी द्वितीय सदनों की तुलना करें, तो ब्रिटेन में संसद का द्वितीय सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा। अमेरिका में कांग्रेस का द्वितीय सदन है सीनेट। ये कहा जाता है कि विश्व में द्वितीय सदनों में सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, और सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है, द्वितीय सदन है सीनेट। इनमें अगर हम समानता देखें तो पहली समानता यह है कि ये दोनों ही उच्च वर्गीय हित संरक्षण प्रदान करते हैं। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सीनेट जो है वो भी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए दोनों उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व और उनके हितों का संरक्षण करने वाली इकाइयाँ हैं। दूसरी समानता है कि वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण न लॉर्ड सभा में किया जाता है और न ही सीनेट में। दोनों, एक और समानता कि दोनों द्वितीय सदन है। ब्रिटेन में संसद का द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा, और अमेरिका में कांग्रेस का द्वितीय सदन है सीनेट। लेकिन असमानताएं अगर हम देखें तो पहला है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा के सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं, उपाधि के द्वारा या वंश परंपरागत आधार पर मनोनीत होते हैं, जबकि सीनेट के सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा अंतर है कि लॉर्ड सभा में अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी ये मेंबरशिप जो है लॉर्ड सभा की, इसमें सदस्यता की दृष्टि से विविधता है। कानूनी लॉर्ड्स हैं, पीयर हैं, आजीवन पीयर हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड्स हैं, राजवंश के सदस्य हैं, ये सब मिलकर के लॉर्ड सभा के सदस्य की सदस्यता का निर्धारण करते हैं। जबकि सीनेट जो है उसमें सभी एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। उनका चुनाव, उनका गठन, उनकी शक्तियाँ और उनका जो स्टेटस है वो बिल्कुल समान होता है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सीनेट से 10 गुना है, लगभग 1000 या उससे अधिक भी सदस्य संख्या लॉर्ड सभा की होती है। एक निश्चित सदस्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये मनोनयन के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, तो इसलिए, लेकिन नॉर्मली 1000-1500 के लगभग इसकी सदस्य संख्या रहती है। जबकि सीनेट की सदस्य संख्या जो है वो बिल्कुल निश्चित है, 100 सदस्य, 50 यूनिट से दो प्रत्येक यूनिट से 2 सदस्य आते हैं, और इस तरह 100 सदस्य संख्या है सीनेट की। तो जैसा हमने देखा कि अगर कोई बड़ी इकाई है प्रशासनिक दृष्टि से, तो वो उसकी गतिशीलता कम होती है, और जो लघु इकाई है उसकी गतिशीलता अधिक होती है। गणपूर्ति के संदर्भ में अगर हम देखें, एक तो लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या इतनी अधिक है, और उसके उपरांत इसकी जो गणपूर्ति है सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में, वो बहुत विचित्र रूप में निर्धारित की गई। सिर्फ 3 सदस्य, 1000 में से अगर 3 सदस्य उपस्थित है तो सदन की कार्यवाही आरंभ हो सकती है, और मतदान के लिए 1000 में से 30 सदस्यों की उपस्थिति को गणपूर्ति के रूप में निश्चित किया गया है। जबकि सीनेट जो है, अमेरिकी द्वितीय सदन,
इसकी गणपूर्ति जो है वो 51 सदस्य है। कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य हैं 100 और बहुमत हुआ 51 सदस्य। 51 सदस्यों की उपस्थिति पर ही सदन की कार्यवाही, सीनेट की कार्यवाही आरंभ होती है। लॉर्ड सभा स्थायी सदन है और सीनेट अर्धस्थायी सदन है। शक्ति संबंधी असमानता अगर हम देखें तो विधायी दृष्टि से लॉर्ड सभा जो है वो सिर्फ विलंबकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, जबकि सीनेट को निषेधाधिकार का एक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए सीनेट जो है वो अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका क्षेत्र में अगर हम देखें तो लॉर्ड सभा कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकती लॉर्ड सभा जो कि निर्णायक रूप में कार्यपालिका को प्रभावित कर सके, जबकि सीनेट जो है वो कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य को निर्णायक स्थिति प्रदान करने के लिए अनुसमर्थन के रूप में अपना प्रभाव रखती है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को, चाहे वो संधि समझौते हैं, चाहे वो नियुक्तियां हैं, सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए सीनेट जो है वो अधिक प्रभावी और निर्णायक स्थिति में देखी जा सकती है। वित्तीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण ना तो लॉर्ड सभा में होता है और ना ही सीनेट में होता है, लेकिन सीनेट जो है वो संशोधन का पूरा अधिकार रखती है वित्त विधेयक में, वित्तीय क्षेत्र में, जबकि ये अधिकार लॉर्ड सभा को प्राप्त नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो महाभियोग की जांच में दोनों समान हैं। लॉर्ड सभा इनफैक्ट अधिक शक्तिशाली है, इसलिए क्योंकि लॉर्ड सभा की न्यायिक समिति जो है वो ब्रिटिश अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती है। अपील के क्षेत्र में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जो है वो लॉर्ड सभा करती है। इसके उपरांत भी अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखना चाहें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में जो स्थान सीनेट का है वो विश्व की किसी भी द्वितीय सदन या विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन में वैसी स्थिति देखने में नहीं आती। यही कारण है कि कहा जाता है, और जितनी कहना चाहिए निष्क्रिय प्रकार की, शक्तिहीन प्रकार का जो स्तर लॉर्ड सभा का है वैसा स्तर भी किसी द्वितीय सदन में नहीं देखा जाता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि विश्व में जितनी भी व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदन हैं उनमें सबसे शक्तिशाली सदन है अमेरिका का सीनेट और सबसे कमज़ोर सदन है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। धन्यवाद।